आजमगढ़ हॉट सीट बनी हुई है। फिलहाल आज इसी पर चर्चा हम करेंगे। जिन 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मनीष अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ जो है भगत सिंह चंदौल जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जिन 14 लोकसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है, ऐसे में आजमगढ़ जो है बेहद हॉट सीट बनी हुई है। आजमगढ़ को किस तरह से आप देख रहे हैं? जी, इस बार के चुनाव में पूरा यादव परिवार लगा हुआ है आजमगढ़ सीट के प्रचार में। आपने देखा होगा उपचुनाव में जब भाजपा जीती थी तो वहां पे अखिलेश यादव ने एक भी रैली नहीं करी थी। इसका मतलब इस बार आजमगढ़ में कुछ बड़ा चेंज होने की संभावना है। दूसरी चीज, ये जो गुड्डू जमाली जी पिछली बार बीएसपी से प्रत्याशी थे, जिन्हें सपा ने अपने में ज्वाइन करा लिया है, एमएलसी बना दिया है, उनके पास 2.5 लाख वोटों में सिर्फ मुस्लिम मतदाता नहीं था, उसमें दलित मतदाता भी था, क्योंकि वो बीएसपी के प्रत्याशी थे। इस बार वहां बीएसपी ने अपना प्रत्याशी खड़ा करा है, तो देखना है कि क्या उनका पूरा वोट इसमें ट्रांसफर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि त्रिकोणीय फाइट होगी। बीएसपी के पास जो वोटर जाएगा वो भाजपा से जीतने का मार्ग प्रशस्त करेगा, क्योंकि दलित वोटर की आस्था आज भी बहन जी के प्रति वैसे ही है। पिछली बार गुड्डू जमाली जी प्रत्याशी के रूप में थे तो उन्होंने उसको वोट करा, और इस बार अगर दलित समाज भाजपा की तरफ आता है थोड़ा और बहन जी के कैंडिडेट को वोट करता है, तो मुझे लगता है भाजपा इस सीट पे एक अच्छी फाइट दे रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। भगत सिंह जी, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए जिन 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है, ऐसे में 3 सीट जो है बीएसपी ने जीती थी 2019 में, 1 सीट बसपा को मिली थी, बाकी 10 सीटें बीजेपी के खेमे में गई थी। तो कहीं ना कहीं बीएसपी का जो प्रदर्शन रहा था 2019 में, वो सपा के मुकाबले काफी अच्छा देखने को मिला था। और लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो किस तरह से आप देख रहे हैं इस बार, किस तरह की जो है फाइट आपको नजर आ रही है? जी जी, जो इंडिया गठबंधन का जो अभी प्रचार और प्रसार हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं इस पर असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो सीटें समाजवादी पार्टी ने पिछली बार गंवाई थी और बीएसपी को फायदा हुआ था, तो ऐसा भी है कि जो इंडिया ठीक है, यहाँ पर आपको भगत सिंह जी माफी के साथ रोकते हुए, चूंकि सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ देखिए वोट डालते हुए, चूंकि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे पोलिंग बूथ की, जहां पर उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं आप। तो ये तस्वीरें हमने दिखाई। और भगत सिंह जी, अब आप अपनी बात पूरी करिए। जी, मैं यही कह रहा था कि जो इंडिया गठबंधन का जो इनका जो संगठन है, उससे कहीं ना कहीं फायदा होगा समाजवादी पार्टी को, क्योंकि जो सीटें उन्होंने पिछली बार गंवाई थी हो सकता है कि उनके हाथ में आ जाए, क्योंकि ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो कुछ मुद्दों पर है, और इन्होंने इंडिया गठबंधन ने अपने ये मुद्दे बहुत जोर शोर से उठाए हैं। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा रहा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं। इन्होंने संविधान की बात रखी कि भाई संविधान के साथ में कोई ना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो इनके जो मुद्दे हैं वो क्लियर हो रहे, लेकिन बीजेपी कहीं चूक रही है थोड़ा सा। मैं अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करूं, समाजवादी पार्टी के जो नेता है, जो मुखिया है अखिलेश यादव जी, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है अब की बार। और आप देखिए जहां पर भी जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं भगत सिंह जी, वो शिक्षा के मुद्दे हों या बेरोजगारी के मुद्दे हों, ये तमाम जो जमीनी मुद्दे रहे हैं, वो लगातार जो हर इलेक्शन में देखने को मिला है। वो जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये मुद्दे 2019 के चुनाव में भी थे, ये मुद्दे 2019 के चुनाव में भी थे, और अब भी वही मुद्दे रखे जा रहे हैं। अगर बात की जाए, जैसे पेपर लीक हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो उसका भी काफी जोर शोर से इंडिया गठबंधन ने आवाज उठाई है, लेकिन कहीं पर बीजेपी सरकार उस तरीके से सही विश्लेषण नहीं कर पाई, क्योंकि जनता भी देखती है, हर चीजों को ऑब्जर्व कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए बीजेपी की तरफ से, अगर हम सोचें कि जो अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वो एक बड़ा इनका इनिशिएटिव, एक बड़ा पॉजिटिव कदम रहा है, और जनता देखती है कि भाई राम मंदिर का निर्माण होना भी इनके जो मुद्दे को क्लियर करता है, कि जो उन्होंने अपने एजेंडे में रखे थे बीजेपी ने, उसमें क्लियर है। लेकिन जो बहुजन समाजवादी पार्टी है वो अपने स्टैंड पर कायम है। इसकी तरफ वोट जाना, अब जो वहां के मतदाता हैं वो रुक करेंगे समाजवादी पार्टी के, वो बहुजन समाज पार्टी के लिए वो रुक करेंगे, जिससे कि फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि दलित
जो भाई बहन है, जो दलित मतदाता हैं, वो ज्यादातर बीएसपी के लिए ही आगे पहुंचेंगे। ठीक है मनीष जी, जिस तरह का जिक्र कर रहे हैं भगत सिंह जी की इस बार कुछ मुद्दे हैं, उन्होंने जिक्र किया बेरोजगारी का मुद्दा, इस तरह के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार जो है सपा कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी चूक रही है। आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्योंकि देखिए ये मुद्दे तो हमेशा से चुनाव में रहे हैं, लेकिन 2019 का चुनाव अलग था और 2024 का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आजमगढ़ में भी हमने रिपोर्ट जो है अपने दर्शकों को दिखाई थी, या जौनपुर की बात करें तो वहां पर जो जनता है वो ये कह रही है कि इस बार धर्म से उठकर हम जो है वोट करेंगे। नीति जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये वोटिंग पैटर्न में चेंज आया है 2014-2019 में कि जनता जो है ना, अब ग्राउंड के मुद्दों पे वोट करती है। जनता बेरोजगारी का मुद्दा अगर सपा उठाती है तो यूपी में 4 बार सपा की सरकार रह चुकी है। अगर कांग्रेस उठाती है तो देश की आजादी के बाद 50 से 55 साल कांग्रेस ने ही शासन करा था यूपी में। तो ये सब मुश्किलें जो है ना, आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हो, आप गरीबी का मुद्दा उठाते हो, ये भारत के हर चुनाव में आपको ये मुद्दे देखने को मिलेंगे। मैं तो मनीष जी की ऑडियो जो है नहीं मिल पा रही है। मनीष जी आप अनम्यूट करिए खुद को। इन लोग की अपनी, मैम अनम्यूट हूं मैं, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, अब आवाज आ रही है आपकी। तो दीप्ति जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं ना, मुझे लगता है ये परिवारवाद की बेरोजगारी दूर करना चाह रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टी के जितने भी वारिस हैं, ये सब चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे आप बिहार में देखें, यूपी में देखें। तो ये लोग अपनी बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं। जनता की बेरोजगारी का इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। अगर आप सिर्फ सरकारी नौकरियों को 140 प्लस करोड़ की जनता में बेरोजगारी दूर करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको और स्टेप उठाने पड़ेंगे। और थोड़ा सा जनता को, हो सकता है मुझे जनता इन चीजों को पढ़ रही हो, जान रही हो। 2-3 दिन पहले रिपोर्ट आई है कि इस बार भारत के सारे बैंकों ने मिलकर 3 लाख करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट अर्जित करा है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि बैंक लोन देते हैं, बैंक बेकार हो रहे, लेकिन मुझे लगता है सरकार इस पैसे को सरकार बनने के बाद लोगों को स्वरोजगार बढ़ाने में उपयोग करेगी और उस तरीके से रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। क्योंकि सरकारी नौकरियां एक लिमिट तक मिलती हैं, उनकी एक गिनती होती है, और ये चीजें आपको ग्राउंड पे जरूर दिखेंगी। दूसरी चीज, बीजेपी ने जो अपना लाभार्थी सेगमेंट क्रिएट करा है ना, उसने बीएसपी के वोट में भी डेंट करा है, कांग्रेस के वोट में भी डेंट करा है, सपा के वोट में भी डेंट करा है। क्योंकि लाभार्थी सेगमेंट जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है। लाभार्थी को जब डीबीटीएल ट्रांसफर से या और बेनिफिट्स मिलते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि उसकी जात क्या है, और जब वो सेगमेंट वोट करने जाता है तो वो एक नया वोटर क्रिएट होता है। और 14 और 19 का ट्रेंड ये बताता है कि वो नया वोटर ही भाजपा के मतों को बढ़ाता है। तभी भाजपा ने 224 सीटें 50% से ज्यादा के वोट से। ठीक है मनीष जी, मैं आऊंगी आपके पास। भगत सिंह जी, अगर हम सुल्तानपुर सीट का जिक्र करें, मेनका गांधी बीजेपी की प्रत्याशी है, रामभुआल निषाद जो है वो सपा के कैंडिडेट हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जो है मेनका गांधी पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया, हालांकि उनके बेटे का टिकट कट गया। लेकिन इस वक्त अगर जो रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई है सुल्तानपुर की, उसमें तमाम जो सुल्तानपुर की जनता है वो ये कहती नजर आ रही है कि वो मौजूदा सांसद से, उनके कामकाज से बेहद खुश हैं। काफी कुछ चेंजेस जो है सुल्तानपुर में आए हैं। उस सीट के आकलन को लेकर आपका एनालिसिस क्या कहता है? जी जी, देखिए मेनका गांधी का एक अपना अलग चरित्र है और बड़ा मजबूत चरित्र है मेनका गांधी का, क्योंकि उनको टिकट दिया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो जो इनके जो बेटे हैं वरुण गांधी, उनको तो टिकट नहीं मिला। आप उनकी बॉडी, वो अपनी मदर के लिए, अपनी माँ के लिए जरूर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनमें वो चीज नहीं है जो, जैसे उन्होंने कभी भी अपने भाषण में, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हाँ काम किए हैं, अच्छा किया है, और हम चाहते हैं कि इस सीट को आगे बढ़ाया जाए और इस सीट जीत हो। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं मुझे कहीं लगता है कि डिफरेंट रही है, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला। अगर हम इसी चीज को हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन बना हुआ है। हालांकि मेनका गांधी जी अपने आप में बहुत मजबूत कैंडिडेट है, वो जीत सकती है और अच्छे आंकड़ों से वो जीतेंगे। तो इसका बड़ा फर्क पड़ेगा, और जो सुल्तानपुर की जो जनता है वो बिल्कुल पॉजिटिव है इस सीट को लेकर, इस चुनाव को लेकर।
बिल्कुल मनीष जी, आप सुल्तानपुर की सीट को किस तरह से देखते हैं? जो मुकाबला है सपा प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी के बीच में, वो आपको किस तरह से नजर आ रहा है? क्या फाइट लग रही है, किस तरह की फाइट लग रही है? देखिए, सुल्तानपुर की सीट पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेनका गांधी जी ने अपना काम करा है, वो डिलीवरी देती हैं और वो इस सीटों पे बहुत साल से जुड़ी हुई है। कोई इस बार का जुड़ाव नहीं है। थोड़ा सा जो कह रहे थे कि वरुण गांधी जी की नाराजगी है, तो उन्होंने भी आखिरी दिन आके जनता को संबोधित करा और अपनी माँ के लिए वोट मांगा है। तो मेनका गांधी जी जो है नहीं, अपना उनका चुनाव यही कहना लड़ना है कि उन्होंने जानती है। मोदी जी का नाम कहीं नहीं लिया, मोदी जी का जिक्र कहीं नहीं किया। उन्होंने प्रचार तो किया, लेकिन नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिली। देखिए, ये हम आप लोग अपनी एनालिसिस करते हैं, किसी की बात सुन के सीट कटी है, नाराजगी मिली, सारी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने अपने माँ के लिए वोट मांगा है। और दूसरे देखिए, इस चुनाव में जो मेजर वोट पड़ रहा है वो मोदी जी और योगी जी के लिए पड़ रहा है, क्योंकि ये देश का चुनाव है। भाजपा का जो अपर हैंड इस चुनाव में है वो इसी वजह से आता है, क्योंकि लगभग 20% वोट माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए पड़ता है। विपक्ष के गठबंधन के पास प्रधानमंत्री जी के चेहरे को बदलने के लिए कोई ऐसा चेहरा वो पिछले 10 सालों में डेवलप ही नहीं कर पाए जो ये कह सके कि हाँ, मैं उनके सामने चुनौती देता हूँ। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने जो 7 सालों में यूपी में काम करा है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो अर्थव्यवस्था है, ये सब उन चीजों का मूल्यांकन होता है और उन चीजों का वोट पड़ता है। कैंडिडेट का अपना वोट होता है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाजपा में ज्यादातर वोट जो है वो कमल के फूल पे, प्रधानमंत्री जी के गतिविधियों पे, और योगी आदित्यनाथ जी ने जो यूपी में सुशासन करा है 7 सालों में, जो उन्होंने लोगों को डिलीवरी दी है, वो भी एक फैक्टर है। तो जब ये कंबाइन होकर वोट पड़ता है तो ये वोट विपक्ष पे हावी पड़ा। बिल्कुल। जौनपुर सीट की अगर हम बात करें भगत सिंह जी, वहां पर हमेशा से देखने को मिला जातीय समीकरण जो है वो काफी ज्यादा वोटों में देखने को मिला है चुनाव के दौरान। इस बार आपको क्या लगता है, जातीय समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, या जनता जो है अपने जमीनी मुद्दों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर वोट करेगी? देखिए, चुनावों में जाति को हम अलग नहीं रख सकते, क्योंकि ये पहले से ही रहा है कि जातीय जो समीकरण बनते हैं और बिगड़ते भी हैं, हमेशा सपोर्ट किया जाता है। लेकिन अब की बार अगर हम देख रहे हैं कि जनता कहीं ना कहीं अपने जमीनी मुद्दों को भी लेकर आगे चल रही है, क्योंकि जो भी जमीनी मुद्दे हैं, आप देखिए, गवर्नमेंट जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यू अपना काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो मतदाता है वो आहित है इस बेरोजगारी और इस महंगाई को लेकर। अगर आप किसी भी उसमें जाएं, हालांकि हमारी 2014 में 2 ट्रिलियन जो हमारी जीडीपी थी, वो कम से वो हमारी बहुत, यानी कि कह सकते हैं जीडीपी अच्छी नहीं थी, लेकिन 10वें नंबर पर थी दुनिया में। लेकिन अब जो जीडीपी है अब 5वें नंबर पर आ चुकी है। ये अच्छा है, ये प्रोग्रेस है और पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम इसको धरातल से देखा जाए, धरातल पर देखा जाए, तो बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और ज्वलनशील है। इस मुद्दे को भी जनता बड़े ध्यान से देख रही है, क्योंकि अगर हम गैप की बात करें, पहले जो सिलेंडर हुआ करता था गैस का, उसकी कीमतें आज और पहले के मुकाबले देख ली जाए, जो फ्यूल बढ़ रहा है उसकी मुकाबला देख ली जाए, और ये जो अग्निवीर जो योजनाएं चली है, जो भर्तियां हुई हैं, इस पे भी कहीं ना कहीं जनता सोच रही है कि इसको किस तरीके से लिया जाए, और इसके आधार पर भी चुनाव जोरों पर है। और जो मतदाता है वो इस बात को भी सोच रहा है, ये जो चीजें हुई हैं, अग्निवीर हुई है, 4 साल की जो इसका कार्यकाल रहा है, वो किस तरीके से जनता अपने आप को मैच्योरिटी के वे पर अपने को स्टेप ले रही है। तो जनता जमीनी मुद्दों को लेकर चल रही है, जो इस चुनाव में बड़े अच्छे तरीके से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मनीष जी, जनता का हम जिक्र कर रहे, चूंकि देखिए इस लोकतंत्र के महापर्व पे जनता जनार्दन ही है जो अपने मन की सरकार चुनती है, और उन्हें ये हक भी दिया गया है, जिसके जो हक दिया गया, उनको जो अधिकार दिया गया, उसका प्रयोग भी आज वो कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जनता जब ये कहती हुई नजर आती है किसी पार्टी विशेष को लेकर कि बीजेपी की सरकार बननी है या फिर गठबंधन की सरकार बननी है, ऐसे में तमाम जनता ऐसे, अगर आज का ही हम जिक्र करें तो जब हम लगातार रिपोर्ट जो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उसमें ये कहते हुए लोग नजर आ रहे कहीं ना कहीं जो नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, या फिर यूं कहे कि तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर मौजूदा सांसद से खुश भी नजर आ रहे हैं। तो क्या जो अब की बार 400 पार का जो नारा है उत्तर प्रदेश में, जो मिशन 80 है, वो पूरा हो पाएगा? आपका एनालिसिस क्या कहता है, किस तरह से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? दीप्ति जी, मुझे लगता है मिशन 80 तो दोनों गठबंधनों का किसी का भी यूपी में पूरा नहीं होगा कि 80 में से 80 सीट आ जाएं,
लेकिन आप देखिए पिछले 10 साल की सरकार और पिछली 2 बार की यूपी की सरकार, पूर्ण बहुमत की दोनों सरकारें 14-19 में आई, 17-22 में आई, आज भी 24 में है। क्या 22 का चुनाव बहुत पीछे का हो गया है? क्या उस समय ये मुद्दे नहीं थे? और अगर हम देश में इन मुद्दों का एंडोर्समेंट देखते हैं तो अभी 5 महीने पहले ही मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव हुए हैं ना। तो 5 महीने के अंदर तो बेरोजगारी नहीं बढ़ गई, 5 महीने के अंदर तो महंगाई नहीं आ गई। जनता इन चीजों को फैक्टर इन कर रही है, लेकिन फिर भी ये चुनाव जिस तरीके से लड़ा जा रहा है और भाजपा जिस तरीके से और राज्यों में जीत के आ रही है, तभी उन्हें ये कंफर्ट मिलता है कि वो 400 पार की बात कर सके। मध्य प्रदेश में भी महंगाई थी, छत्तीसगढ़ में भी महंगाई थी, राजस्थान में भी महंगाई थी, लेकिन जनता के अंदर ये विश्वास बढ़ रहा है। दूसरे देखिए, हम आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स की एनालिसिस जो है ना अलग ढंग से करते हैं। 14 में लोग कहते थे सिलेंडर सस्ता है, 24 में सिलेंडर महंगा है। नहीं, 14 में महंगा था, लेकिन जितनी उसमें सब्सिडी दी जा रही थी वो भी हमारे आपके टैक्स से ही दी जा रही थी। लोगों को सब्सिडी देके सस्ता करा जा रहा था और वो एक्सचेकर पे बिल बढ़ रहा था। जब 14 में मनमोहन सिंह की सरकार गई थी तो हमारे पास 1 लाख करोड़ का कर्जा था पेट्रोलियम सब्सिडीज के रूप में, जिसको भाजपा ने आके चुकाया है, लोगों को वापस करा है। जिन जगह से ऋण लिया जाता था उन्हें वापस करा है। तो वो समय लगता है। अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव है? आज सिलेंडर पे कोई सब्सिडी नहीं है। जितनी कॉस्ट में जनता को मिल रहा है, सरकार को उसमें अपना पैसा नहीं डालना पड़ रहा। तभी मैं पिछले डिस्कशन में ये जिक्र कर रहा था, 3 लाख करोड़ का जो बैंकों का प्रॉफिट आया है, ये मूलभूत सुविधाओं को बढ़ा रहा है। अगर आपने डेटा में देखा होगा तो आरबीआई ने 2,11,000 करोड़ डिविडेंड के रूप में भारत सरकार को दिए हैं। तो भारत सरकार उनसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के या जो देश हित के प्रोजेक्ट बनाएगी, वो पैसा फिर इसी इकोनॉमी में आएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से बहुत बेरोजगारी दूर होती है। मनीष जी, अभी आपने जो सिलेंडर का जिक्र किया है, आजमगढ़ की जनता से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय जब सिलेंडर के दाम 400 रुपए, 450 रुपए में सिलेंडर मिल जाया करता था, तो जो स्मृति ईरानी है, अमेठी की सांसद, उनकी तरफ से लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था। आज की डेट में सिलेंडर 1000 के पार हो जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं दीप्ति जी, जनता सही कह रही है। जनता तक वो नैरेटिव विपक्ष को पहुंचाने का काम है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो उस समय सब्सिडी को दी जा रही थी वो सरकार के खाते से दी जा रही थी, वो घाटे बढ़ा रही थी। आज वो सब्सिडी का बेनिफिट नहीं है, तो उससे जो पैसा है वो लोगों में यूज करा जा रहा है। दूसरे, अगर आपने बीजेपी का घोषणा पत्र देखा होगा तो इस बार सरकार ने कहा है कि हम पीएनजी की गैस सप्लाई इंप्रूव करेंगे, पाइपलाइन से गैस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिलेंडर से वो 30% सस्ती पड़ती है। तो हमें इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए, क्योंकि हम जो है इन चीजों पे आत्मनिर्भर नहीं है, इन चीजों को हम दुनिया से लेके आते हैं, तो दुनिया के भौगोलिक एनवायरनमेंट को भी हमें देखना पड़ेगा। आज रशिया यूक्रेन का युद्ध वगैरह जो चीजें हैं वो इन रेट्स में फ्लक्चुएशन लाती है, तो इसमें कोशिश करी जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज महंगाई कम है, लेकिन अगर आप 14 से कंपेयर करें तो इन्फ्लेशन आधी है। हमें डेटा के रूप में देखना पड़ेगा कि महंगाई कहाँ है, कैसी है। अगर आप आज पेट्रोल प्रोडक्ट्स के रेट देखें तो क्योंकि वो सब्सिडी पे नहीं है, इसलिए वो 2014 के रेट से सस्ते हैं। लेकिन ये भी एक एनालिसिस का पार्ट कहा जा सकता है। आज सरकार इसमें जो है कोई कर्जा नहीं ले रही, सरकार के ऊपर कोई एक्सचेकर पे इसका बोझ नहीं है। तभी सरकारी बैंक और सरकारी संस्थाएं जो हैं वो निरंतर प्रॉफिट में जा रहे हैं और वो पैसा वापस आके फिर जनता के अच्छी चीजों के उपयोग में लाया जा रहा है। आज आप यूपी में देखिए, रोड कनेक्टिविटी की जो स्थिति सुधरी है, कोई इसको मना नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए भी सरकार को पैसे चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। आज आप यूपी में देखिए कितने एयरपोर्ट हैं, कितने अच्छे से लोग रोड से कनेक्टेड है, तो ये भी लोगों को एक तरीके की सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। आज आप देखिए कि यूपी में 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन होता है। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक राम मंदिर का दर्शन कर चुके हैं। तो क्या वो यूपी की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं? वो जब भी कहीं आते हैं कुछ ना कुछ तो लेते होंगे, कुछ ना कुछ तो खर्चा करते होंगे। तो अर्थव्यवस्था में ये रेडिकल मूवमेंट है, और जब जनता वोट देने जाएगी तो वो योगी जी के कार्यों को, प्रधानमंत्री जी के कार्यों को भी ध्यान में रखेगी, और इससे जो वो एक एक्स्ट्रा वोट मिलेगा वही बीजेपी के वोट बैंक को मजबूत करता है और धीरे धीरे उनका वोट प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। अगर आप पिछले चुनावों में देखें तो 14 और 19 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिरा नहीं था, लेकिन वो स्टेबल था, बढ़ भी नहीं रहा था। और बीजेपी का वोट प्रतिशत निरंतर हर चुनाव में बढ़ता जा रहा है।
इस बार ये देखा जाएगा कि उन्हें 37% का वोट मिला था, क्या वो 42-43% तक होता है? लेकिन अगर वो 40% पार करते हैं तो पिछली बार वो 234 सीटों पे 50% से ज्यादा से जीते थे, और इस बार उनका टारगेट है कि हम पूर्ण बहुमत 272 सीटें 50% से ज्यादा से जीते। अगर वो 272 सीटें 50% से ज्यादा से जीतते हैं तो विपक्ष के लिए बहुत सोचने का वक्त होगा, क्योंकि जातीय समीकरण फिर सारे फेल होते नजर आएंगे। अगर एक पार्टी को 51% वोट मिल जाएगा तो बाकी 49 इकट्ठा होके भी उसे हरा नहीं पाएगा। इस बार उसी अस्तित्व की लड़ाई है। कांग्रेस ने सपा के संग गठबंधन करा, पिछली बार सपा ने बीएसपी से करा, लेकिन वो उन वोट्स का अरिथमेटिक 1+1 जो है 11 नहीं कर पा रहे हैं। यही मुश्किल है। तो वो वोट जो है ट्रांसफर नहीं हो रहा, शिफ्ट हो रहा है। अगर आप यूपी का वोट बैंक देखें, 8 से 10% यादव और मुस्लिम वोट जो है भाजपा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यही वोट शिफ्टिंग मध्य प्रदेश में हुई, यही वोट शिफ्टिंग बिहार में हुई। तभी तो बिहार में भाजपा एक सीट कम से सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई। तभी ये कोई सोच सकता था कि लालू यादव जी के गढ़ में बिहार में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, भाजपा सरकार बनाने की तरफ और अग्रसर होगी। ये यादव वोटों में टैक्टिकल शिफ्टिंग हो रही है। आप देखिए, यूपी में सिर्फ एक परिवार में टिकट दिए जाते हैं। भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपने एक कार्यकर्ता को, जो उसी समाज से आता है, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, मुख्यमंत्री बना के दिया है। तो उन्होंने ये ठीक है मनीष जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अभी आपके पास क्या अपडेट है, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? चूंकि देखिए, अब जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, धूप तेज होती जाएगी, ऐसे में मतदान केंद्रों की अगर हम बात करें तो क्या तस्वीरें नजर आ रही है वहां पर? बिल्कुल, हम जिस पोलिंग स्टेशन पर हैं, ये ज्वाला देवी इंटर कॉलेज पोलिंग स्टेशन है और लोकसभा फूलपुर के अंतर्गत। और यहाँ पर सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया था, अभी भी लोग आ रहे हैं। गर्मी बेशक है, पारा एकदम चढ़ गया है, लेकिन लोग पहुंच रहे हैं। अब मताधिकार का प्रयोग करके आ रही हैं? अभी नहीं हो पाया है क्योंकि वोटर आईडी में अभी नाम ही नहीं है। अच्छा, तो अभी जब आएगा तब फिर डालते हैं। लेकिन क्या है दिमाग में, वोट करते समय क्या दिमाग में रहेगा? देश का विकास और इलाहाबाद का विकास। ये प्रयागराज के वासी हैं और इनका कहना है कि विकास होना चाहिए देश का, तो होगा ही, तभी प्रयागराज का भी होगा। तो सीधे तौर पर लोग आ रहे हैं, कतारें दिख रही हैं। भीषण धूप, गर्मी, ह्यूमिडिटी, हीट वेव के चलते भी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ रहे हैं। जोशो खरोश बिल्कुल देखने को मिल रहा है। एक मिनट, मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं अपने? हाँ, जा रहे हैं सर। क्या जहन में है? जहन में है कि सर तरक्की करे हमारे देश, और जो आपका शिक्षा वगैरह ध्यान दें, बेरोजगारी ध्यान दें आप। ये सब चीज चाहिए और क्या चाहिए। गर्मी भी पड़ रही है लेकिन आप आए हैं तब भी। बिल्कुल सर, दे। हाँ बिल्कुल, बच्चे ले आए सर, देने अपने मत का अधिकार रखे हैं, देंगे सर। बिल्कुल, देखिए लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे की लाइनें आपको बता रही होंगी कि कैसे भीषण धूप, गर्मी और ये मौसम का कहर भी लोगों के विश्वास को, लोगों के अधिकार को उनको देने से नहीं रोक पा रहा है। और लोग पहुंच रहे हैं बड़ी तादाद में और अपील भी की जा रही है। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले मतदान और फिर जलपान। जी, जलपान बाद में करें, पहले सुबह अपना मतदान करें, क्योंकि हीट वेव और गर्मी के चलते भी बाकायदा मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट है कि दिन में तेज लू चल सकती है, गर्म हवाएं चलेंगी, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। तो ज़्यादातर लोग सुबह आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ऐसी अपील भी की गई है। और लोग पहुंच भी रहे हैं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, जहां जहां भी वोटिंग है तो लोग पहुंचते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हर एक शख्स, हर एक अवस्था का शख्स आपको यहाँ नजर आएगा, चाहे वो वृद्ध लोग हों, जवान हों, पहले बार फर्स्ट टाइम वोटर्स हों, वो भी आ रहे हैं। मैम, अपने मताधिकार का प्रयोग करके आ रही हैं आप? जी। क्या मन में था आपके जब आप वोट कर रही थी? तो मन में ये था कि ऐसी सरकार आए जो कि इंडिया को और स्ट्रांग बनाए, और ये जो इंडिया जो बटा हुआ है जाति पे, वो ना रहे। हम लोग सब लोग एकजुट होके खड़े हों और इंडिया की तरक्की के लिए काम करें। देखिए, लोग पहुंच रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं अपने, और यहाँ पर पोलिंग सेंटर पर व्हीलचेयर्स और बाकी भी इंतजाम कराए गए हैं, ताकि जो लोग हैं जो नहीं चल पाते हैं या चलने में मुश्किल है जिनको, उनको भी यहाँ पर लाकर आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग करवाया जा सके। भीषण धूप और गर्मी है, मौसम पूरी तरह अपना कहर बरपा रहा है, लेकिन इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए लोग बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। जी बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए मताधिकार का प्रयोग करने का जो मौका है वो 5 साल में एक बार मिलता है। ऐसे में धूप, बारिश, इन सभी को दरकिनार करते हुए मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए।
भगत सिंह जी आपके पास आते हुए बस्ती सीट का अगर हम जिक्र करें, लोकसभा सीट का, वहां पर हरीश द्विवेदी जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं और तीसरी बार उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया गया है। उनके सामने जो है सपा से रामप्रसाद चौधरी हैं, टक्कर जो है कांटे की नजर आ रही है। बीएसपी ने भी वहां पर अपना कैंडिडेट उतारा है। उस सीट का आकलन जो है आप किस तरह से करते हैं? जी, जो कैंडिडेट हमारे भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर उतारे हैं उनका काफी अच्छा वर्चस्व है और उनका जो लोगों के बीच में आपसी जो मेल जोल है वो काफी अच्छा है, जिससे कि बीजेपी पार्टी के अंदर जो भी काम हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े तरीके से काम किया हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर बात की जाए, जैसे बहुत सारे मुद्दे थे जो उन्होंने क्लियर किए, जैसे कहा जाता था कि नमाज सड़कों पर ना पढ़ी जाए, तो वहां पर बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया। दूसरा, लाउड स्पीकर को कंट्रोल किया गया। तो ये जो सारी चीजें हुई हैं वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में बहुत बड़े जोर शोर से इस पर प्रकाश डालेंगे, आकलन डालेंगे, जिससे कि ये फायदा होगा और इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट खड़े हुए बस्ती से उनको ज्यादा फायदा होने के आसार है। बिल्कुल मनीष जी, देखिए जब भी हम ये लोकसभा चुनाव जो हो रहा है, अगर हम जिक्र करते हैं कि कैसी सरकार होनी चाहिए, तो ज्यादातर वहां की जो जनता है वो प्रदेश के मुखिया को जो है कहती नजर आ रही कि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है या फिर शिक्षा का जो मॉडल है या फिर यूं के स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो समुचित तरीके से मिल पा रही है। जो केंद्र की योजनाएं हैं वो अगर जनता तक सही से पहुंच रही तो निश्चित तौर पर प्रदेश के जो मुखिया हैं उनका जिक्र किया जाएगा। जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये जो लोकसभा का चुनाव है, जैसे मैंने आपके अभी चैनल में संवाददाता ने महिला से बात करी तो सुना, मैं इंडिया न्यूज को इसका धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि इंडिया न्यूज इतना सराहनीय प्रयास कर रहा है। आज आप देखिए कि लोग देश हित की बात कर रहे हैं, जातिगत वोटों की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक सामाजिक बदलाव है, आ रहा है और धीरे धीरे ये सोसाइटी के लिए अच्छा होता जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में जो 7 साल में काम करा है, हमें उसके संग थोड़ा सा इकोनॉमिक मॉडल भी योगी आदित्यनाथ जी का समझना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी की योगीनॉमिक्स भी समझनी चाहिए कि वो क्या प्रदेश के लिए कर रहे हैं। मैं आपको एक CCC का मॉडल बताता हूँ, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कल्चर। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में यूपी में उभर रहा है। कल्चर बढ़ रहा है, उससे आर्थिक व्यवस्था बढ़ रही है कॉमर्स के रूप में, और कनेक्टिविटी प्रदान करी जा रही है रोड, रेल, एयर मीन्स के ट्रांसपोर्ट के रूप में। आज बहुत काम हो रहा है पानी की कनेक्टिविटी पे। इलाहाबाद से हल्दिया तक पानी के रूप से लोग जा रहे हैं, तो इन चीजों का भी लोगों पे असर पड़ रहा है। कल को इसका महंगाई पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। योगी जी का जो शासन है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो फेमस है, कानून व्यवस्था पे तो उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। लेकिन कानून व्यवस्था जब अच्छी होने लगती है तो अर्थव्यवस्था भी अच्छी होने लगती है। अगर आपने देखा होगा तो अभी फरवरी में यूपी में एक इन्वेस्टर समिट हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने खुद संबोधित करते हुए कहा था कि मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि चुनाव से 2 महीने पहले किसी प्रदेश में 10 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा हो रही है, जो कार्य जमीन पर आ रहे हैं। जनरली ऐसा होता था कि 6 महीने पहले से कंपनियां निवेश करने के लिए हाथ रोकने लगती थी कि देखते हैं चुनाव में क्या बदलाव आएगा, तब हम अपना निवेश आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, ये सोचेंगे। तो ये जो पीलर्स हैं समाज में जो जा रहे हैं, लोग ये जान रहे हैं कि हाँ, कार्य करने का वोट जरूर मिलता है। यूपी में दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार हुई थी, 35 साल के बाद हुई थी। ये यूपी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और योगी आदित्यनाथ जी कल तक 170 से ज्यादा रैलियां यूपी में ही नहीं पूरे देश में कर चुके हैं। वो उड़ीसा में भी रैली कर रहे हैं, वो राजस्थान में भी रैली कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका उपयोग जनता देख रही है, उनके मॉडल को देख रही है। इसी जमाने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब गुजरात मॉडल लेके पूरे भारत में प्रचार करा था और 2014 का चुनाव जीता था, वो अर्थव्यवस्था में झलकने लगा था 2014 के बाद से। ऐसी आज योगी आदित्यनाथ जी का जो मॉडल है वो एक बुलडोजर मॉडल ही नहीं, योगीनॉमिक्स का मॉडल भी जनता उसे सराह रही है, जनता तक पहुंच रहा है। जनता ये समझ रही है कि कौन सी ऐसी चीजें जो हमें मिल रही हैं। आप हेल्थ का जिक्र कर रही थी, हेल्थ में यूपी के पास 10 करोड़ आयुष्मान कार्ड है। आप समझने की कोशिश करिए, अगर 10 करोड़ लोगों के कार्ड बन गए तो पूरी 25 करोड़ जनता कवर हो गई है। क्योंकि हम एक परिवार में 3 से 4 लोग से ज्यादा नहीं मानते, 5 लोग होंगे, 6 लोग होंगे यूपी में, लेकिन वो सब आयुष्मान से कवर्ड है। अगर आप शिक्षा की बात करें तो इलाहाबाद में मैं खुद गया था, मैंने देखा था एक छोटा सा कॉलेज स्कूल था बच्चों का, उसमें क्या है, प्रोजेक्टर से पढ़ाई हो रही है, ऐप से लोग पढ़ रहे हैं, लोग पाम टॉप लेके पढ़ रहे हैं। तो ये एक सामाजिक विकास आ रहा है शिक्षा के रूप में। अगर आप देखिए यूपी में
बच्चों को जो ड्रेस के पैसे हैं वो डीबीटीएल के माध्यम से ट्रांसफर कराए जा रहे हैं। क्यों कराए जा रहे हैं? कोई लीकेज ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो जब 14 से 19 के बीच में 55 करोड़ जनधन अकाउंट खोले गए थे तो लोगों को ये नहीं मालूम था उसकी उपयोगिता क्या है। लेकिन जब डीबीटीएल का ट्रांसफर होने लगा, 36 लाख करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर हो चुका है। इसमें एक डेटा मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा। ये जो डीबीटीएल के ट्रांसफर वाले जो अकाउंट है, इसमें बैंक की एनालिसिस ये कहती है 2 लाख करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते में सेविंग के रूप में रखा है। लोगों ने इस पैसे को सेव करके अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करा है। तो आप समझिए कि अगर 2 लाख करोड़ लोग, वो गरीब जनता सेव कर पाई है जिसको 500, 1000, 2000, 4000 लोग आपका अमाउंट डीबीटीएल के माध्यम से मिलता है, तो उनका समाज में इंक्लूजन हुआ है, वो बैंकिंग धारा में आए। आज जो उनके अकाउंट में पैसे सेव्ड हैं, उस एवज में जब वो बैंक जाते हैं तो उन्हें बैंक लोन, तो उन्हें व्हीकल लोन मिल जाता है, एजुकेशन लोन मिल जाता है, होम लोन मिल जाता है, क्योंकि उनकी बैंक की जो रिकॉर्ड्स हैं वो अच्छे हो रहे हैं। तो ये विकास जो जमीन पे आ रहा है, जब ये वोटर वोट देने जाता है तो वो जातिगत जनगणना से ऊपर अपना वोट देता है। वो अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए वोट देता है कि उसे बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है। हर घर नल योजना का हम लोग जिक्र ही नहीं करते डिबेट्स पे। पानी लोगों तक नहीं पहुंचता था पहले। आप सोचिए, आज के समय में, गर्मियों के समय में लोगों के पीने के पानी भरने के लिए उन्हें 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। उज्ज्वला गैस योजना से उनको सिलेंडर मिला है जिससे कि वो खाना बनाते हैं, तो ये उनकी हेल्थ भी अच्छी करता है और उनका टाइम भी रिड्यूस करता है कि वो और चीजों में लगाएं। तो हर बिल्कुल, देखिए सरकारी योजनाओं का अगर हम जिक्र कर रहे हैं और सरकार के द्वारा किस तरह से महिलाओं के लिए क्या कुछ किया गया, महिला के क्षेत्र में अगर हम बात करें, भगत सिंह जी, ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था जिस पर सरकार सख्त हुई और उसके बाद जब ट्रिपल तलाक पर कानून लाया गया, ऐसे में आजमगढ़ की आज तमाम ऐसी मुस्लिम महिलाएं थी जिनसे हमने बातचीत की और उन्होंने किस मुद्दे पर वोट दे रही है इसका तो जिक्र किया कि विकास के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर वो वोट कर रही हैं। लेकिन जब ट्रिपल तलाक की बात आई और उनसे सवाल किया गया तो कुछ भी बोलने से मना कर गई। यानी कि कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो ट्रिपल तलाक को लेकर जो कानून आया उस पर खुश हैं, लेकिन बोलने से अभी भी जो है वो गुरेज करती हैं। देखिए, अगर वो ना भी बोले हैं तो उनके मन की बातें समझी जा सकती है, क्योंकि ट्रिपल तलाक एक ऐसा मुद्दा था उनके लिए। जो पीड़ित थे उन्होंने वाकई में राहत की सांस ली है और उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। और ये इसका जो असर पड़ेगा वो बीजेपी के लिए जाएगा। बड़ा पॉजिटिव स्टेप रहा है। तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो पूरे तरीके से सपोर्ट में है, क्योंकि ये जो बहुत बड़ी बीमारी थी उनके लिए, इसको खत्म किया है। और बाकी एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, महिलाओं के लिए जो सबसे इनिशिएटिव स्टेप लिया गया वो शौचालय बनाए गए। ये बहुत बड़ी जीत थी हिंदुस्तान में कि पहले महिलाओं को बाहर जाना पड़ता था, खेतों में जाना पड़ता था, बहुत चीजें सुननी पड़ती थी। तो उस चीज को भी देखा है जनता ने और जनता इस चीज को भांपती है और इसी पर ही वोट पड़ता है। इस चीज के लिए बीजेपी, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनके लिए एप्रिसिएशन जाता है, प्रशंसा के योग्य है। और दूसरा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, 7 साल से यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ है, क्योंकि कभी यूपी को, उत्तर प्रदेश को दंगों का प्रदेश कहा जाता था, लेकिन 7 साल से वहां कोई पत्थर नहीं चला, जो हमेशा चलता रहता था। ये तो योगी जी का इतना जबरदस्त प्रशासन, पुलिस प्रशासन कह लें, एडमिनिस्ट्रेशन कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ये सारी चीजें हो पाई। उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए, इतने मजबूत कदम उठाए इन चीजों पर, आतंकियों के खिलाफ, दबंगों के खिलाफ, और महिलाओं के प्रति उन्होंने जो विश्वास जताया है।